morning students, Ramkant Thalod is here and we are going to start electrostatics. Now first of all we start charge. Charge is a property which associate with matter due to produce and experience इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज किसी भी सब्सटेंस या मैटर से एसोसिएट वो प्रॉपर्टी है जो उस मैटर में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या उनके इफेक्ट का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है. चार्ज को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है A1 T1. अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 1 ESU, 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU, जिसको स्टेट कूलम्ब कहा जाता है. 10 कूलम्ब इक्वल्स टू 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और 96,500 कूलम्ब इक्वल्स टू 1 फैराडे. ये चार्ज की CGS यूनिट है. कौन सी यूनिट है? CGS यूनिट है. नेक्स्ट, अपन ने चार्ज की जो कूलम्ब यूनिट लेते हैं, जो ऐसा यूनिट है इसकी, वो एक लार्ज यूनिट है. तो इसके अपन नॉर्मली प्रैक्टिकली स्मॉल यूनिट्स यूज लेते हैं, जो कौन सी हैं? 1 मिली कूलम्ब इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब इक्वल्स टू 10⁻6 कूलम्ब और 1 नैनो कूलम्ब इक्वल्स टू 10⁻9 कूलम्ब. नेक्स्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितने टाइप से जनरेट हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. होता क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स. चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यहां पर एक कंडीशन फेल हो जाती है. तो यहां पर दो कंडीशन जनरेट होती हैं. आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? कि ये है नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. इफ मास ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज m, देन मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज m days ग्रेटर देन m. दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का मास स्लाइटली ग्रेटर होगा किससे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से. क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे. तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने से कुछ चार्ज की वजह से इसमें मास में भी ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है. इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, डोनेट होंगे. इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे. एक्सेप्ट होने से मास में इंक्रीमेंट और डोनेट होने से मास में डिक्रीमेंट. तो m डबल डैश इज लेस देन m. नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट और डोनेट कितने टाइप से पॉसिबल हो सकते हैं? दैट मीन्स मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग कितने टाइप से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव और एक्सेप्ट हो सकते हैं? तो कितने मेथड होंगे? देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग. तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितने मेथड हैं? देयर आर 3 मेथड. फर्स्ट इज फ्रिक्शन, सेकेंड इज इंडक्शन और थर्ड इज कंडक्शन. देखो, फ्रिक्शन में क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट होंगे जो इंसुलेटर होंगे,
उनको यदि आपस में रब करवाया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और दूसरे उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, दूसरे पर उतने मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इंडक्शन, इंडक्शन है, इस वर्ड का मीनिंग है विदाउट टच, विदाउट टच। विदाउट टच किसी भी ऑब्जेक्ट के नियर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो दूसरे अनचार्ज्ड या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। कंडक्शन, कंडक्शन में क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब टच करते हैं, तो सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, सेम चार्ज विल बी ट्रांसफर, सेम चार्ज ही ट्रांसफर होगा। यहां पर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है आर ए और इस पर चार्ज है क्यू ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है आर बी और इस पर चार्ज है 0, मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। दोनों को टच किया, कांटेक्ट में लाए और दोनों को सेपरेट कर दिया, तो उसके बाद में क्यू ए डैश फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू, और सेकेंड ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा क्यू बी डैश इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू, वेयर क्यू इक्वल्स टू हुआ क्यू ए प्लस क्यू बी। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिस पर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो इससे सोल्व कर सकता है। खास बात क्या है, यदि दोनों की रेडियस इक्वल है तो बाद में चार्ज दोनों पर सेम होगा, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट, बट नेचर सेम होगी। दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्ज है उसकी नेचर क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एडिशन। चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, बिकॉज सम चार्जेस में बी पॉजिटिव एंड सम में बी नेगेटिव, ये एल्जेब्रिक सम होगा। सेकंड, क्वांटाइजेशन, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, यहां पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट होंगे और या डोनेट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, चार्ज को आप न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और नहीं इसको क्रिएट कर सकते, केवल चार्ज में बी ट्रांसफर, चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज को केवल और केवल ट्रांसफर कर सकते हैं आप, चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो कंजर्वेशन लॉ होगा वो ओनली सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। सिस्टम में 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं होगा, तो नॉट फॉर ऑब्जेक्ट। कंजर्वेशन लॉ, कोई भी कंजर्वेशन लॉ आप अप्लाई करें, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, सारे के सारे कंजर्वेशन लॉ किसके लिए अप्लाई होंगे, सिस्टम के लिए। किसके लिए अप्लाई नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड, एसोसिएट विद मास, चार्ज हमेशा तभी पॉसिबल है जब मास प्रेजेंट हो, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। विदाउट
चार्ज मास पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर मास है, चार्ज नहीं है, बट इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इनवेरिएंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, वेलोसिटी का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, यहां पर मान लीजिएगा एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए ऑब्जेक्ट 1000 इलेक्ट्रॉन्स बी को ट्रांसफर करता है, फिर बी से ए की ओर ट्रांसफर होते हैं 500 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑफ ए एंड बी? तो यहां पर ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू एन इंटू ई। एन क्या है? दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1000 और 500 का डिफरेंस 500। तो यहां पर दोनों के चार्ज में ये डिफरेंस होगा 2 इंटू 500 इंटू ई। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 1000 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों के चार्ज में डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस और उसका जस्ट डबल, ये दोनों के चार्ज का डिफरेंस होगा। अपन को कहा गया है किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे। तो यहां पर क्वांटाइजेशन में अपन ने पढ़ा है क्यू इक्वल्स टू एन ई, और यहां पर हो जाएगा प्लस चार्ज जनरेट करना है अपन को। तो यहां पर लिखिए 1 कूलम इक्वल्स टू एन कैलकुलेट करना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10 टू पावर 18। तो यहां से 2 क्वेश्चन हो गए। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इतने इलेक्ट्रॉन, इस अमाउंट के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो पॉजिटिव, इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, कूलम्स लो। दो ये स्टेशनरी चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फर्स्ट चार्ज पर यह फोर्स लगता है, सेकंड चार्ज पर यह फोर्स लगता है F21। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका स्केलर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 कैप। यूनिट वेक्टर है R12 कैप। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। तो R12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन इसका मोड लेंगे तो ये Q बन जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर ये इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग, अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस। ये फोर्स चाहे अट्रैक्टिव टाइप का हो चाहे रिपल्सिव टाइप का हो, हमेशा लगेगा लाइन जॉइनिंग के अकॉर्डिंग। इस डायरेक्शन में कभी भी यह फोर्स अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, वेयर K इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसकी यूनिट क्या हुई, यहाँ से देखिएगा इसकी यूनिट ये हुआ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ पर एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी है और उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर और इसको के से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसके दो तीन फॉर्मूले हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एफ नॉट अपॉन एफ और ई नॉट अपॉन ई। इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन है यहाँ पर एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फोर्स है फोर्स इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ये दोनों वैक्यूम वाले ऊपर है, इसमें मीडियम की परमिटिविटी ऊपर है, ध्यान रखिए। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंड एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल माइका के लिए इसकी वैल्यू होती है 6 फॉर माइका, फॉर वाटर अप्रोक्सीमेट 80 और फॉर मेटल्स इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इन्फिनिट। AG, CU, FE, ETC इनके लिए इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इन्फिनिट। नेक्स्ट, इस कूलम्ब फोर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, when air or vacuum is present between Q1 and Q2 then force is maximum। फर्स्ट पॉइंट है, दोनों चार्ज के बीच में यदि वैक्यूम होगा या एयर होगा तो ये फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। when air is present। नेक्स्ट, like charges both are पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों नेगेटिव होंगे तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज और डिसिमिलर चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो लाइक चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल। रिपल्सन फोर्स इज रियल टेस्ट, रिपल्सन फोर्स है वही इसका रियल टेस्ट है। वो कैसे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहां पर अट्रैक्शन की दो कंडीशंस हुई, रिपल्सन एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा जब बोथ चार्जेस आर लाइक सेम नेचर। तो रियल टेस्ट कौन हुआ, बोलिए रियल टेस्ट कौन हुआ, रियल टेस्ट हुआ रिपल्सन। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये क्या कहते हैं, यहां पर न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होता है। दैट मीन्स F12 इक्वल्स टू माइनस F2। न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन होता है, जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो ओबे करता है वो कौन होता है, सेंट्रल फोर्स। तो ये सेंट्रल फोर्स है
नेक्स्ट ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क डन करता है वो किस पर डिपेंड नहीं होगा? पाथ पर डिपेंड नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इस फोर्स की? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ थर्ड चार्ज। Q1 एंड Q2 दो चार्ज इस प्रकार से हैं, उनके बीच में Q3 चार्ज अपन ने और रख दिया। F12 एंड F21 पर इस थर्ड चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट हुए कूलॉम फोर्स के लिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड है जिसमें दूसरा चार्ज रखने पर वो या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है और अदरवाइज रिपल्सन फोर्स। ये चार्ज है, इसके अराउंड ये फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज अपन ब्रिंग करते हैं, लाते हैं, तो वो या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है और अदरवाइज रिपल्सन फोर्स। ये उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी के लिए वेक्टर E इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन Q0। टेस्ट चार्ज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसको सिंपली अपन ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। यहां से फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, ऑन पॉजिटिव चार्ज और ऑन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में यह फोर्स होगा F इक्वल्स टू Q इंटू E और नेगेटिव चार्ज पर यह फोर्स होगा। यहां पर नेगेटिव साइन का मीनिंग है नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन पर यह अप्लाई होगा, किसमें? नेगेटिव चार्ज पर और पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स की वैल्यू। अब किस कंडीशन में फोर्स के कारण कोई भी चार्ज है उसकी वेलोसिटी पर और उसके पाथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से बहुत बार क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक साथ आपको समझाने वाला हूं, तो इस डायग्राम को समझें। ये मानिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है, ये एक नेगेटिव चार्ज इंटर करता है, यहां से ये एक पॉजिटिव चार्ज इधर इंटर करता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर इंटर करता है। हर कंडीशन में दो दो क्वेश्चन है, एक तो इसके पाथ से रिलेटेड है और इसके एक दूसरा इसके वेलोसिटी से रिलेटेड है। यहां पर भी एक तो इसके पाथ से रिलेटेड है और सेकंड इसकी वेलोसिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट कंडीशन ये देखिए, जब एक पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इधर इंटर करता है, ये चार्ज इस साइड में मूव होना चाहता है और इसी साइड में इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वेलोसिटी हो जाती है इंक्रीज, बट पाथ रिमेन्स सेम। दैट मीन्स इसका पाथ कैसा बना रहता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जो नेगेटिव चार्ज इधर इंटर करता है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इससे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, बट इट पाथ इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ये कंडीशन, जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर फोर्स लगता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इधर, इंटर करता है इधर, तो फोर्स अपोजिट है, तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और इसका पाथ कैसा बना रहता है, बोलो स्ट्रेट लाइन। जब नेगेटिव चार्ज इधर एंटर करता है तो इस पर फोर्स किस साइड में लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसका पाथ बना रहेगा स्ट्रेट लाइन। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर इंटर करते हैं, तो यहां तक जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये इधर बेंड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में बेंड हो जाएगा, तो इसका पाथ हुआ पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ। वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये अनचेंज रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो होगा चेंज। एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब एक पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है अपोजिट डायरेक्शन में तो उसके पाथ की कंडीशन क्या होगी। नेक्स्ट, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंटर करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उनके एसिलेशन का रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है फोर्स का, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अपन ने मैकेनिक्स में क्या पढ़ रखा है, F इक्वल्स होता है ma, तो ma इक्वल्स हुआ क्यू इंटू ई। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए, हर चैप्टर में अप्लाई होगा, हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो फिजिक्स का, गारंटी अपनी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए कांस्टेंट है। कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट है फिजिक्स का, कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी रिमूव, कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी रिमूव। हर चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड मैं 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा, हर चैप्टर में 11, 12 सब में लागू। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए कांस्टेंट है, इट विल बी रिमूव। यहां पर अपन ने कंडीशन ली है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वी नो दैट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो यहां पर क्यों भी सेम हुआ, तो ma इक्वल्स हुआ कांस्टेंट, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव। हियर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो a e अपॉन ap इक्वल्स टू mp अपॉन me। तो रेशियो ऑफ एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एसिलेशन का रेशियो अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज को फ्री स्पेस में छोड़ा जाता है तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो इमेजिनरी लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ा जाता है तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो इमेजिनरी लाइंस हैं, वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इस पाथ को मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये कर्व है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, EFL।
टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है कौन? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है। तो दो प्रॉपर्टी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन होगी। सेकंड, टेंजेंट आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतनी ज्यादा होंगी। नेक्स्ट, इन 3D इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रेजेंट इन 3D, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सब डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस टाइप से। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होती हैं। यदि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए ये होंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ये स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट पर इनका एंड होगा। फॉर नेगेटिव चार्ज ऐसे होंगी। डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इनकी कंडीशन ये होगी, पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर इनका एंड होगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, जितनी नियर बाई होंगी वहां पर स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर ज्यादा होगी। ओपन लूप होगा ये। कैसा होगा? ओपन लूप, मतलब इनकी ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव पर कभी भी इनका एंड नहीं होगा। ये इनकी कंडीशंस हैं। ओपन लूप बनाएंगे। नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन, अपने पास एक चार्ज है Q, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q है। इसको अपन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन दोनों पार्ट्स को अपन एक डिस्टेंस स्मॉल r पर रखते हैं। तो उस डिस्टेंस स्मॉल r पर रखने पर उनमें किस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम होगा? इस चार्ज Q को अपन ने दो पार्ट्स में Q1 और Q2 में डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, Q1 हो गया Q/4, ये हो गया 3Q/4, ये हो गया 2Q/3, नेक्स्ट ये हो गया Q/3, ये हो गया Q/2 और ये हो गया Q/2। इस प्रकार से ये अलग अलग कंडीशंस हैं। किस कंडीशन में इनमें रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम होगा? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव है तो दोनों सारे इसका फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। तो इनमें पहली बात तो सभी में रिपल्सन फोर्स होगा, बट रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम कब होगा? तो इसके लिए ध्यान रखिए, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होगी तो इसमें रिपल्सन फोर्स मतलब F इज मैक्सिमम फोर्स है वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन करने जहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम, और उनको r डिस्टेंस पर रखेंगे तो उनमें फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक क्वेश्चन
या इसको नोट लगा कर लिख सकते हैं आप। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे, या कोई रेक्टेंगुलर है, या कोई स्क्वायर है, उनके सभी कॉर्नर्स पे यदि इक्वल अमाउंट के चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। ये कंडीशन है यदि सभी के कॉर्नर्स पर जो चार्ज सिचुएटेड है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है, या तो सारे पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव है, तो सेंटर पर वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। सेंटर पर वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्यों ट्रेवल डिस्टेंस x इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल्स टू, यहां पर फोर्स की वैल्यू अपन ने अभी क्या पढ़ रखा है, E इक्वल्स होता है F1Q, तो यहां से फोर्स की वैल्यू पुट कर दिए, तो F इक्वल्स टू क्या हुआ बोलिए, Q इंटू E। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, तो x पुट कर दें, कैपिटल क्यों दे रखा है तो कैपिटल क्यों पुट कर दें, तो ये वैल्यू आ गई वर्क। Remaining part in next class. Thank you. Have a nice day.